नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं हिंदी के लिए यहाँ पर अपना पाठ पढ़ रहे हैं, भक्तिन पाठ, जिसके लिए मैंने भाग 1, 2 और 3 इस तरह से वीडियोस तैयार किए हैं। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होंगे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी और पाठ है भक्तिन। यहाँ पर हम इसके भाग 2 में हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि भक्तिन ने किस प्रकार अपने जीवन से संघर्ष किया। उसकी विमाता ने उसकी जल्दी से शादी कर उसे विदा कर दिया। पति के घर में पति का स्नेह तो मिला, परंतु पुत्रियां होने के कारण सास और जेठानी ने उसे ताने मारे। पति की मृत्यु के पश्चात ससुराल वालों की निगाह उसकी संपत्ति पर थी, परंतु भक्तिन ने अपने दृढ़ संकल्प के कारण किसी को उस ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होने दी। और जब तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, तब उसने सबसे बड़े दामाद को गढ़ जमाई बनाकर रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बड़े जमाई की भी मृत्यु हो चुकी। तब उसके जेठ ने और उसके पुत्रों ने मिलकर चाल चली और एक तीतरबाज युवक से जबरदस्ती उसकी पुत्री को विवाह करना पड़ा। वह ऐश पसंद आदमी था और यही कारण था कि खेत खलियान जो भक्तिन ने और उसकी पुत्री ने मेहनत से कमाए थे, धन संपत्ति अर्जित की थी, वह सब कुछ अब मिट्टी में मिलने लगी। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि जमींदार को लगान न भर पाने के कारण भक्तिन को धूप में खड़े रहकर दंड भी भुगतना पड़ा। और ऐसी स्थिति में वह अब शहर की ओर चली आई है, नए शुरुआत करने, फिर से कुछ कमाने के लिए। अब यह शहर में आना, लेखिका के साथ रहना, उसका जीवन का चौथा अध्याय बताया है महादेवी ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं महादेवी उनका वर्णन किस तरह करती है। घुटे हुए चांद को मोटी मेली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन लेखिका के आई, अर्थात उसने अपने गंजे सिर को मेली धोती से ढक रखा है, लेकिन कान के पास से उस धोती को कुछ पीछे कर रखा है। तब जब वह सेविका बनने के लिए लेखिका के यहाँ आई है, तब उसके जीवन के चौथे और शायद अंतिम अध्याय का प्रारंभ हुआ। उसका अंत होना अभी दूर है। तो इति अर्थात अंत होना और अथ होना मतलब प्रारंभ होना। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर लेखिका ने शंका से प्रश्न किया कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्योंकि भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और सन्यासीन दोनों का मेल था। तब उत्तर में उसने ऊपर के होठों को सिकोड़कर और नीचे के होठ को कुछ बढ़ाकर बिल्कुल आश्वासन के साथ कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। उसने अपनी देहाती भाषा में कहा था, ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बघाड़ लेती हूँ और साग भाजी भी छौंक लेती हूँ, तो अब इसके अलावा बचा ही क्या है। यहाँ पर वह सेविका के रूप में नियुक्त की जा चुकी है। दूसरे दिन तड़के बिल्कुल सवेरे सिर पर कई लोटे पानी के डाले और लेखिका की धुली धोती को उसने जल के छींटों से पवित्र कर पहन लिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा वस्त्र नहीं थे। और पूर्व दिशा में अंधकार और दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल चढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर उसने जाप भी किया। इस प्रकार उसने अपने हिसाब से ईश्वर का नाम भी लिया। यहाँ इस चित्र में हमने एक बुजुर्ग महिला का चित्र प्रस्तुत किया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तिन भी कुछ इतनी ही उम्र की रही होंगी। यहाँ पर हम अगले पैरे की ओर बढ़ चले हैं। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। अपना साम्राज्य अर्थात उसने रसोई घर में एक कोयले की रेखा, मानो लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, ताकि बस उस भीतर की ओर वह रहेगी और अन्य कोई व्यक्ति उसके दायरे में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भक्तिन छुआछूत को मानती है। किसी अन्य का आ जाना उसे पसंद नहीं आएगा। तब लेखिका ने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी कीरे मुश्किल होगा भक्तिन के साथ गुजारा करना, क्योंकि वह इस तरह से पुरानी परंपराओं को कठोरता से मानती है।
अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर, वितराग अर्थात लेखिका कोई बहुत रुचिपूर्वक कोई मसालेदार भोजन नहीं करती है, तब भी वे पाक विद्या के लिए पूरे परिवार में प्रसिद्ध है। पाक विद्या अर्थात अपनी कुकिंग के लिए वे जानी जाती है और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। और यह स्वाभाविक है कि जो काम में अच्छा होगा वह दूसरों के उसी काम में कमियां देख सकेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि छूत पाक पर अर्थात छुआछूत की बात पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना, ये सब लेखिका को कुछ याद हो आया जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। और जब उन्होंने देखा कि भक्तिन की दृष्टि भी शंका से भरी हुई है और उसमें उन्होंने एक निषेध को अनुभव किया अर्थात एक मनाही को अनुभव किया कि मेरे इस रसोई घर के भीतर अन्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब कोयले की रेखा लेखिका के लिए लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी अर्थात लक्ष्मण रेखा के समान वे उसे नहीं पार कर सकी। अब लेखिका बिना किसी उपाय के अपने कमरे में बिछोने पर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक रखकर चौके में पीढ़े पर, चौका अर्थात किचन रसोई घर, पीढ़े अर्थात पटिए पर बैठी हुई उस अनधिकारी जो अधिकारी नहीं है, जो केवल सेविका है, उसको भूलने का वे प्रयास करने लगी। तब लेखिका निरुत्तर हो गई, उनके पास कोई उत्तर नहीं था और वे भक्तिन के बारे में सोचने लगी। यहाँ पर उसी का सारांश दिया गया है। नौकरी मिलने पर, हम उसे दोबारा पढ़ रहे हैं। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती पहनी, छींटों से उसे पवित्र किया, सूर्य पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट का उसने जप भी किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाया। छूत को मानती थी वह। लेखिका ने इस समय समझौता करना उचित समझा क्योंकि उनके पास अन्य कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पर आगे बता रही है, भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को केवल दाल परोसी और दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां भी परोस दी अर्थात उसने शहर के अनुसार या लेखिका की सहूलियत के अनुसार खाना नहीं बनाया, उसने अपनी गांव की परंपरा को जारी रखा। तब लेखिका ने उसे टोका अर्थात लेखिका को यहाँ पर सब्जी आदि की भी आवश्यकता थी। तब उसने जवाब दिया कि अच्छे सेकने के प्रयास में रोटियां कुछ कड़ी हो गई है और सब्जी न बनाकर दाल बना दी है, जबकि लेखिका को अपने भोजन में संपूर्ण खाना चाहिए। तो यहाँ पर वही कुछ रिपीट हुआ है। जब वे लेखिका निश्चित सीमा के भीतर एक निर्धारित जगह पर बैठी, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से भरी हुई दृष्टि के साथ, और वे सेल्फ सेटिस्फाइड है भक्तिन, यहाँ पर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने थाली में 1 अंगुल मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोस दी और उसी थाली को टेढ़ी करके गाढ़ी दाल भी परोस दी। लेकिन लेखिका ने उसके इस उत्साह पर मानो तुषारपात कर दिया, कोई वज्र गिरा दिया हो। तब वह रुआंसे भाव से, तब मैंने लेखिका कहती है कि यह क्या बनाया है, तो वह हतबुद्धि हो गई, वह निराश हो गई, उसे समझ भी नहीं आया कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि उसके गांव में इसी तरह का खाना खाते हैं। यहाँ चित्तीदार रोटी का चित्र है। लेखिका को नरम और पतली रोटियां चाहिए, परंतु यहाँ इस तरह कुछ जली हुई रोटी भक्तिन ने दी है। यहाँ पर उसने वही तर्क दिए हैं। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक कड़क हो गई है। जब घर में तरकारियां हैं लेकिन अगर दाल बनी है तो तरकारी नहीं बनी। अब लेखिका के पास क्या उपाय है? दूध घी उन्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो भक्तिन की नज़रों में वे दूध घी से रोटी खा लेती। अब न हो, भक्तिन के तर्क हैं, अगर अब भी लेखिका को खाना अच्छा चाहिए तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी बना ली जाए। यदि वो भी पसंद न हो तो वह अपनी गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। तो यह सारे तरीके वह अपने गांव के बता रही है। और उसका तर्क है, शहर के लोग क्या कलबत्तू खाते हैं, ऐसा कुछ विशेष क्या खाते हैं? वे भी गाँवों की तरह ये सामान्य भोजन ही तो करते होंगे। और फिर वह अपने आप को कुछ अनाड़ी या फूहड़ तो नहीं मान सकती, जबकि उसके ससुर, चाचा ससुर आदि सभी लोगों ने उसकी पाक कुशलता, उसकी कुकिंग के लिए कितने प्रमाण पत्र, कितने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, कितने मौखिक रूप से उनकी तारीफ की है, ऐसा भक्तिन ने बताया। अब बेचारी लेखिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वह क्या करे। नतीजा यह हुआ, भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका केवल दाल से रोटी खाकर
यूनिवर्सिटी चली गई और जब वे वहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी तो न्याय सूत्र पढ़ाते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। न्याय सूत्र अर्थात फिलोसॉफी पढ़ा रही है और वाकई में वे अब विचार कर रही है कि देहात का जीवन कितना सरल होता है और शहर के लोग कुछ सुविधा चाहते हैं। लेकिन गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए लेखिका ने अपने खाने की एक अलग व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह बहुत प्रभावित हुई। अर्थात भक्तिन की सरलता ने उन्हें प्रभावित किया और अब वे अपनी असुविधाएं छुपाकर जैसा वह कहती है वैसा ही करने लगी। यहाँ पर भक्तिन की खासियत है कि वह स्वयं को बदल नहीं सकती, लेकिन वह दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। यहाँ पर भक्तिन का जिद्दी व्यवहार स्पष्ट होता है। यहाँ पर उसी बात की पुनरावृत्ति है। लेखिका सामान्य खाना खाकर यूनिवर्सिटी चली गई है। यहाँ पर भी हम सारांश में पढ़ चुके हैं। भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार बनाना चाहती है, लेकिन स्वयं में वह परिवर्तन नहीं करना चाहती। और यही कारण है लेखिका बताती कि भक्तिन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। तो लेखिका कहती है, आज मैं अधिक देहाती हूँ। मैंने भक्तिन की आदतों को, उसकी रुचियों को, व्यवहार को अपना लिया है, लेकिन उसे शहर की हवा प्रभावित नहीं कर पाई। गांव में जैसे मकई का रात को बना दलिया सुबह मट्ठे से खाने पर अच्छा लगता है, यह भक्तिन का कहना है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम अच्छे नहीं लगते, उन्हें ठंडा खाना पसंद है। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी अच्छी होती है। सफ़ेद महुए की लपसी सारे हलवों को लजा देती है। ये सारी बातें वह केवल कहती नहीं है, लेखिका को वह क्रियात्मक रूप से भी अर्थात प्रैक्टिकली भी बताती है। वह तरह तरह के अपने ग्रामीण भोजन बनाती है और लेखिका को उसी रूप में ठंडा खाना भी खिलाती है। लेकिन मजाल है कि शहर का रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश कर चुका हो, अर्थात शहर के प्रसिद्ध रसगुल्ले भी भक्तिन के मुंह में नहीं जा सके। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। लेखिका ने उसे सिखाना चाहा कि साफ वस्त्र पहने, लेकिन उसने नहीं माना। और जब लेखिका स्वयं धोकर फैलाती है कपड़ों को, तब भी जब वह तह करने जाती है, समेटने जाती है, तो उसे सिलवटों से भर देती है। यहाँ पर भक्तिन ने कुछ भी स्वयं के व्यवहार में बदलाव नहीं किया है। अपनी ग्रामीण जगह की, अपने गांवों की अनेक दंत कथाएं बार बार सुनाकर लेखिका को मानो वो सारी कथाएं याद करा दी है, लेकिन शहर की किसी भी बात को, तमीज को, शिष्टाचार को उसने स्वीकार नहीं किया है। जैसे उसे पुकारा जाएगा तो वह आए कहकर जवाब देगी, लेकिन उस स्थान पर उसने जी कहकर कभी जवाब देना नहीं सीखा। यहाँ पर हमने आपके लिए मक्की के दलिए का चित्र दिया है। हम सामान्यतः गेहूं के दलिए को यूज में करते हैं, लेकिन यह मक्की का दलिया भी पौष्टिक है। यह शहरी रसगुल्ला है जिसे भक्ति ने कभी खाना नहीं खाया। यहाँ पर वही कुछ बातें रिपीट है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। सरल तो है वह, मेहनती भी है, लेकिन कहीं कहीं पर लेखिका ने उसमें बुरी बातों को भी नोटिस किया है। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देगी और इस बात को वो बिल्कुल बुरा नहीं मानती। पूछने पर कहती कि ये उसका अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, लेकिन यह चोरी थोड़ी है। अपने घर में पैसे संभालना महिलाओं की आदत होती है ताकि वह मुसीबत में काम आए, और भक्तिन भी कुछ इसी तरह से उस पैसे को संभाल कर रखती है। और यही नहीं, अपने मालकिन को खुश करने के लिए वह बात बदल भी देती है, अर्थात उसमें झूठ शामिल करना भी उसे बुरा नहीं लगता। वह अपनी सारी बातों को शास्त्र सम्मत मानती है, अर्थात जिस तरह से शास्त्रों में लिखा हो इतना वह अपनी बातों पर विश्वास करती है। उसकी स्वयं की विचारधारा हर तरह से सही है और इसके लिए वह तर्क देगी चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे वह हर गुरुवार को अपना सर मुंडा लेती है। लेखिका ने इस बात से रोका तो उसने जवाब दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिर मुंडा लेना तीर्थ जाने के बराबर है। और उसने कहा कि यह शास्त्रों में लिखा है। अब लेखिका समझ चुकी है यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन वह भक्तिन को कैसे समझाए। यहाँ पर उन्हीं बातों को कुछ दोबारा है, सारांश में हम पढ़ चुके हैं। जैसे
किसी मटकी में रुपए पैसे कैसे भंडार घर की मटकी में अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। अर्थात इधर उधर के पैसों को वह मटकी में डाल देती है। और इस संबंध में यदि किसी ने संकेत किया, इशारा किया कि वह भक्तिन ऐसा करती है, तो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। शास्त्रार्थ अर्थात बहस करने के लिए वह सामने वाले को चैलेंज करती है। और इस बात को स्वीकार करना किसी तर्क शिरोमणि अर्थात जो अच्छे से अच्छी बहस कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं कि वह भक्तिन से जीत जाए। उसका तर्क है, यह उसका अपना घर है, उसे संभाल कर रखने में क्या बुरा, यह कोई चोरी नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे पर प्रसन्न रखना है। लेखिका के लिए उसने अपना समर्पण भाव लगा दिया है। वह लेखिका को प्रसन्न रखना चाहती है। जिस बात से लेखिका को क्रोध आ सकता है, वह उसे बदलकर कुछ झूठ सच करके बता देगी। और उसका तर्क रहता है, इतनी चोरी और झूठ तो धर्मराज महाराज भी करते होंगे, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो भगवान भी उनसे प्रसन्न नहीं रहते, और इस तरह से संसार नहीं चल सकता। अर्थात धर्मराज महाराज भी झूठ सच तो अवश्य ही करते रहते होंगे। यहाँ पर वही बात है, शास्त्र के प्रश्न पर भी भक्तिन अपनी मन अनुसार उसका उत्तर देती है। मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता, लेखिका कहती है, स्त्रियों का पूरी तरह से सिर मुंडा लेना अच्छा नहीं लगता। तो जब उन्होंने भक्तिन को रोका, अकुंठित बिना घबराए बिना डरे उसने उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा उत्सुकता से, क्या लिखा है? तो तुरंत ही भक्तिन का जवाब था, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब यह कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है जिसमें सीक्रेट छिपा हुआ है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। अतः वे हार कर चुप रह ली। और भक्तिन का यह चूड़ा कर्म, बाल मुंडाने का कार्य हर गुरुवार को होता रहा। एक दरिद्र नापित अर्थात एक नाई के द्वारा वह पहले उसके उस्त्रे को गंगा जल से धुलवाएगी और फिर अपने सिर में उस उस्त्रे का प्रयोग होने देगी। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि अब वह हस्ताक्षर करना नहीं सीखना चाहती। लेखिका ने अन्य सेवक सेविकाओं के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया है और उन सभी के लिए एक छोटी कक्षा का आयोजन भी किया गया है। अब भक्तिन इससे भी बचना चाहती है पढ़ने से। वह तर्क देती है कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी इसी तरह से पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा। अब उसके इस तर्क के आगे सारे लोग नतमस्तक हो गए, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। और भक्तिन यहाँ पर अपनी मालकिन को असाधारण कुछ विशेष बताती। वे मानती है कि उसकी मालकिन बहुत कुछ खास स्त्री है, और इसी से जब स्वामी बहुत बड़ा इंसान है, किसी प्रमुख पद पर है, तो निश्चित ही उसका सेवक भी कोई मामूली नहीं हो सकता। महादेवी का महान होना भक्तिन को भी एक बड़े पद का अनुभव कराता है। लेखिका उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण का कार्य करती है, लेकिन भक्तिन इस कार्य में उसका सहयोग नहीं कर सकती। लेखिका किसी अन्य का भी सहयोग नहीं ले सकती, इसलिए वह कहती फिरती है कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। यह तो निश्चित ही लेखिका पढ़ी लिखी है और पढ़ाती भी है कॉलेज में, तो उन जैसा कार्य उनके सेवक कैसे कर पाएंगे। और इसी आधार पर भक्तिन का मानना है कि उसकी मालकिन असाधारण है। यहाँ पर हम उसी बात को कुछ रिपीट कर रहे हैं। अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। तब भक्तिन सोच में पड़ गई, क्योंकि उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरे सेवकों के साथ बैठना उसकी वयोवृद्धता का, उसकी बुजुर्गियत का अपमान मालूम होता था। अतः उसने यही एक बहाना, वही हम पढ़ चुके हैं, उसने कहा, मेरी मालकिन दिन रात किताबों में घुसी रहती है, अब मैं भी अगर पढ़ने लगी तो घर का भार कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों उसके इस तर्क से प्रभावित हुए। अब वह भक्तिन इतनी तर्क कुशल है कि इंस्पेक्टर के मॉनिटर के समान पूरी क्लास में घूमकर किसी के आ ई की बनावट को, किसी के हाथ की मंथरता मतलब धीमी गति को, किसी की बुद्धि के कम होने पर कुछ भी कमेंट्स कर रही है, जबकि उसे खुद पढ़ना नहीं आता, लेकिन अपने तर्कों को जीत कर वह दूसरों की मॉनिटर बन चुकी है। उसे अंगूठा निशानी देकर वेतन नहीं लेना होता, इसलिए वह बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन चुकी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वह केवल सही बात के लिए ही नहीं, अपने तर्कहीन
इलॉजिकल बातों के लिए भी वह सबूत खोज लेने में बहुत चतुर है, चालाक है। हम यहाँ पर भक्तिन का चित्र देख रहे हैं। लेखिका यहाँ पर आगे बताती है, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती, उस बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है। वह बिचारी तो दिन रात काम करती है और तुम यहाँ घूमते फिरते रहते हो। चलो चलकर हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता और वे किसी भी प्रकार अपने आप को असमर्थ बताकर भक्तिन से पिंड छुड़ा लिया करते थे। और यहाँ पर भी भक्तिन की चालाकी काम कर जाती, उसकी वाक्पटुता काम कर जाती। अब भक्तिन ने अपने और अपनी मालकिन के संबंध में अतिशयोक्तियां बढ़ा चढ़ाकर बात करने की परंपरा शुरू कर दी और ये सारी उसकी बातें एक अमर बैल के समान फैलने लगी, जैसे उसकी मालकिन जैसा काम कोई और कर ही नहीं सकता और यही कारण है कि अन्य कोई हाथ बटाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन इन सब मामलों में वो खुद को भी कम नहीं मान सकती, अपनी हीनता, अपनी कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहती और इसी कारण वह दरवाजे पर बैठकर बार बार काम बताने का आग्रह करती है। कभी वह उत्तर पुस्तकों को बांधेगी, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखेगी, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को झाड़कर, जैसी भी हो वह सहायता करती है और इस तरह से भक्तिन का अन्य लोगों से बुद्धिमान होना सिद्ध हो जाता है। वह हर हाल में लेखिका की सहायता करती है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, तब भी हम यहाँ पर कुछ रिवीजन देख लेते हैं। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। लेखिका पुस्तक भी लिखती है और वह पब्लिश होने पर भक्तिन अत्यधिक प्रसन्न होती है, मानो उस रचना में, उस पुस्तक में वह अपना सहयोग ढूंढ रही हो। और लेखिका भी मानती है कि वह उसके प्रति थैंकफुल है, क्योंकि जब भी वह भोजन के लिए उठती नहीं थी, लगातार चित्र बनाती थी। भक्तिन चूंकि बार बार आग्रह कर रही है और लेखिका उठी नहीं है, तब भक्तिन कभी दही का शरबत बनाकर ले आई, कभी तुलसी की चाय बनाकर ले आई। इस प्रकार उसने लेखिका को भूख के कष्ट से बचाया। तो यहाँ पर हम पुनः उन्हीं सारी बातों को देख रहे हैं। लेखिका की पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके चेहरे पर वैसे ही चमक आती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक। वो उस पुस्तक को बार बार छू कर देखेगी, आंखों के पास ले जाकर घुमा फिरा कर देखेगी और उसमें अपनी हेल्प का अंश, उसका टुकड़ा खोजेगी और उसकी दृष्टि में एक संतोष व्यक्त होता है। वह निराश नहीं दिखाई देती और यह स्वाभाविक है, क्योंकि उस चित्र को पूरा करने में, उस पुस्तक को पूरा करने में लेखिका अपना भोजन नहीं करती है, तब वह कभी तुलसी की चाय देकर लेखिका को भूखे रहने से बचाती है। यहाँ पर हमने आपके सामने तुलसी, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, उसकी चाय का एक छोटा सा पिक दिया है। यहाँ पर हम शब्दार्थ देख सकते हैं, आप ध्यान देंगे इन शब्दार्थों पर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है जो पहले वाले वीडियो में से लिया गया है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी और यह नाम उसे किसने क्यों दिया होगा? तो उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है समृद्धि और यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन भक्तिन स्वयं गरीब है और उसके भाग्य में और उसके नाम में विरोधाभास है और इसी कारण वह अपने नाम को किसी के सामने नहीं प्रकट करना चाहती। और भक्तिन को भक्तिन नाम लेखिका ने दिया। उसकी गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। अगला प्रश्न, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। तो हमारे मन में धारणा बनती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप सहमत हैं? तो यहाँ उत्तर है हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। जब भक्तिन के 2 पुत्रियों का जन्म हुआ तो उसके ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार किए, जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए और उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ा। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। और रही बात उसकी विधवा होने के पश्चात, जेठानियों ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की। जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई और जब यह योजना सफल नहीं हुई तो तरह तरह से उन लोगों को सताया गया।
यहाँ पर भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझाने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो यहाँ पर वह उदाहरण है कि जब वह सिर मुंडा लेती है और ऐसी स्थिति में वह तर्क देती है तीरथ गए मुंडाए सित, जबकि इस बात का किसी शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस पंक्ति का आपको अर्थ छवि स्पष्ट करनी है। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो इसका अभिप्राय है जैसे कोई प्रकाशित हो चुकी है पुस्तक, उसको पुनः प्रकाशित किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको एक तरह से कॉपी किया जाता है। तो भक्तिन ने भी एक कन्या के बाद में और 2 कन्याओं को जन्म दिया, अर्थात कन्या के पश्चात पुत्र का जन्म नहीं हुआ, उसने कन्या के बाद कन्या को ही जन्म दिया। पुनः एक और वाक्य है, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय है लक्ष्मी अर्थात भक्तिन के लिए कहा गया है टकसाल। टकसाल जिसमें सिक्के ढाले जाते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़कियों को खोटा कहा जाता है। लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल दी गई है कि संज्ञा कही गई है, क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया है। यहाँ पर अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूति, यह भी आपके पिछले वीडियो का प्रश्न है। भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के बाद पहुंची। सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया। जब वह गांव की सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि बेचारी लक्ष्मी अब आई है। आमतौर पर ऐसी बुरी खबरों को सामने नहीं कहा जाता। कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में बार बार कही गई। इन्हें लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मौत होने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे और ढांढस बता रहे थे। इसी कारण यहाँ पर इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।